हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवीजा एक बार फिर से उपस्थित हूँ बातचीत के सारांश का वीडियो लेकर आपके समक्ष। पिछली बार हम लोगों ने बातचीत की पूरी निबंध को खत्म किया था और समझाया भी था। इस बार बातचीत का सारांश यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और समझने की पूर्ण कोशिश करिएगा। प्राणियों में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो बातचीत द्वारा अपने विचारों और अपने सुख दुख की बातों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों और सुख दुख की बातों को समझने की क्षमता रखता है। मनुष्य ने बातचीत के अपने इस विशेष गुण को आदिकाल से आज तक किए गए प्रयोगों एवं अभ्यासों द्वारा विकसित किया और संवारा है। बातचीत विचारों के आदान प्रदान का सबसे सरल माध्यम है, जिससे हम किसी पर भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। अपने व दूसरों के अनेक अव्यक्त गुणों को उभार कर सामने ला सकते हैं और दूसरों के गुणों को ग्रहण कर लाभान्वित हो सकते हैं। बातचीत एक कला ही नहीं वरन एक विज्ञान भी है और उसी तरह इसके क्रमानुगत निश्चित नियम भी हैं। विज्ञान के रूप में प्रयोग द्वारा हम इसका विकास करते हैं और कला के रूप में हम इसके निरंतर अभ्यास से इसमें दक्षता प्राप्त करते हैं। दक्षता मतलब निपुणता। बातचीत की कला में प्रवीण लोग निश्चय ही जीवन का सबसे अधिक आनंद ले सकते हैं। बोल व्यवहार निरंतर मनुष्य जीवन को सुखी और सार्थक बनाता है। अब आइए बातचीत का विभिन्न रूप हम बालकृष्ण भट्ट जी के निबंध से समझ लेते हैं। यदि वाक शक्ति न होती तो जो भी हम लोग अनुभव करते हैं उसे कह नहीं पाते। सभी लोग गूंगे बने लुंज पुंज होकर कहीं न कहीं कोने में बैठे होते। आगे वे कहते हैं कि इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में हम स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु बातचीत का ढंग स्पीच से निराला है। जहां एक तरफ बातचीत में कोई नाज नखरा नहीं होता, वहीं स्पीच में जानबूझकर तालियां बटोरने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है। शुरुआत भी चेयरमैन, लेडीज एवं जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति के बाद ही होती है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करता है। वहीं घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। निबंधकार आगे कहते हैं कि बातचीत से जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। डेनियल डेफो की रचना रॉबिन्सन क्रूसो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि जंगल में रहते हुए जब उसे पहली बार मनुष्य की आवाज की अनुभूति हुई तो उसे ऐसा लगा मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया हो। इससे वाक शक्ति में लुभा लेने की ताकत सिद्ध होती है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही संभव है जो अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाएंगे। जब तीन लोग होते हैं तब बात कोसों तक जाती है, क्योंकि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। ऐसा इंग्लिश राइटर एडिसन का मत है, जिससे भट्ट जी भी सहमत हैं। यह अंगूठी में नग जैसी है। 4 आदमी के बीच की बातचीत में केवल फॉर्मेलिटी या औपचारिकता जिसे कहते हैं और संजीदगी होगी।
4 से अधिक बातचीत केवल राम रमोवल होगी। मतलब कि पहले भी मैंने बताया था, शोरगुल होंगे, कह कहे होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। दो बूढ़ों के बीच की बातचीत में जमाने की शिकायत होती है। नौजवानों के बीच या शिक्षित नौजवानों के बीच शेक्सपियर, मिल्टन और स्पेंसर की बात होती है। शेक्सपियर जिनको कि फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहते हैं, मिल्टन भी एक कवि थे जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी, और स्पेंसर की बात करें तो वो कवियों के सरदार थे, उनकी भी कविता फेरी क्वीन है। तो बड़े बड़े लोगों की बातचीत वहां होती है और अंग्रेजी साहित्यकारों की बातचीत होती है। बूढ़ियों के बीच की बातचीत में बहू या बेटों का गिला शिकवा होता है। हम चुनी दिगरे निस्त का मतलब है हमारे जैसा कोई नहीं। यहाँ मुहावरा प्रयोग हुआ है, इसलिए मैंने उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया। अब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की बात होती है। यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, वे इसमें प्रवीण हैं। वे इतनी चतुराई के प्रसंग छोड़ते हैं जिससे कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसे ही सुहृद गोष्ठी कहते हैं। सुहृद गोष्ठी का अर्थ यह है कि बात करने वालों की लियाकत या पंडितई में कहीं भी कोई छल कपट या अभिमान न हो। कुछ कुछ शब्द जो कठिन हैं, जैसे मनोवृत्ति, तो मनोवृत्ति का मतलब है मन के साथ बातचीत। यह एक ऐसा आईना है जो हमें नए नए रंग दिखाता है। इस तरह से पाठ के अंत में भी आपको शब्दार्थ मिल जाएंगे, और शब्दार्थ को आप जब पढ़ेंगे तो उससे टेक्स्ट का जो मीनिंग है वो और क्लियर होते जाएगा। और अब वीडियो के अंत में आइए हम लोग अभ्यास कर लेते हैं पाठ के साथ। तो इसमें पहला प्रश्न है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? इसका उत्तर बच्चों हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और न ही अनुभव कर पाते। दूसरा प्रश्न है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? इसका उत्तर इस प्रकार से लिखिएगा, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। यह बहुत ही उचित जान पड़ता है। साक्षात्कार होता है कहने का मतलब है कि परिचय होता है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब वह दो बात कोसों दूर गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझा बना लेंगे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास रहेंगे तो ठंडा पानी गर्म होते जाएगा और गर्म दूध ठंडा होते जाएगा। इसी तरह आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने की काव्य कला, प्रवीण मिलता गोल्डन सीरीज पासपोर्ट सेटा के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी आपस पास पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे दूसरे को देखे भी नहीं।
तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है, तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा। प्रश्न 3, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। उत्तर इस प्रकार से होगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। इस बातचीत की प्रविधि की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण मंडली में है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है। शुद्ध गोष्ठी की बातचीत को यह तारीफ है कि बात करने वालों की जानकारी अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में ही प्रकट नहीं होता, वरन कर्ण रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपने बातचीत को सरस रखते हैं। दयनीय स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के पंडित आधुनिक शुष्क बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, वैसा रस नहीं घोलते। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखता है। प्रश्न 4, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। आत्म वार्तालाप मतलब अपने आप से बातचीत करना। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक बालकृष्ण भट्ट जी इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना के रूप में देखते हैं, जिसमें जैसा चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन के चित्र को एकाग्र माने स्थिर कर, मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना सीखे। इससे आत्मचेतना का विकास होगा। उसी वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया से किसी से न बैर होगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजेय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से भरी वाणी बोले, जिससे न किसी से कटुता रहेगी न बैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का यही सबसे उत्तम तरीका है। प्रश्न 5 में व्याख्या है। व्याख्या करना आप जानते ही होंगे। एक पंक्ति दे दी जाती है और उसको विस्तार से समझाना होता है। तो पाठ का हम परिचय देते हुए उसको समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं। तो व्याख्या करें में क, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। अब इस पंक्ति का हमें विस्तार से लिखना होगा, व्याख्या करना होगा। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, प्रस्तुत व्याख्येय पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के महान विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से
उद्धृत है या ली गई हैं। इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती है। कहा भी गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है। इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। वह कभी क्रोध कर बैठता है, कभी कभी मीठी बातें करता है। इस द्वंद स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चलता। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के रंग बदलने जैसी होती है। इसी स्थिति के कारण लेखक इस मन के प्रपंचों को जड़ मानता है। वह कहता है कि यह आईना के समान है। इस संसार में छल प्रपंच, झूठ फरेब सब होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता ही है। विद्वान लेखक इस दुर्गुण को दूर करने के लिए सलाह भी देते हैं कि इससे बचने के लिए अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना होगा। जिह्वा मतलब मन या जीभ। मन चलेगा साथ साथ मन के अनुसार जीभ चलेगा, तो दोनों पर हमें कंट्रोल जरूरी है। अपने चित्र को एकाग्र करना होगा। माना कि हमारी जिह्वा स्वच्छंद चला करती है, परंतु उस पर यदि हमारा नियंत्रण हो गया तो बड़े बड़े क्रोधाधिक अजय शत्रु को बिना प्रयास अपने वश में कर लेंगे। अतः हमारी मनोवृत्ति पर नियंत्रण करना होगा, जिससे हमें न किसी से बैर झगड़ा शत्रुता होगी और हम अपने नवीन संसार की रचना कर सकेंगे तथा साथ ही बातचीत के माध्यम से जीवन का रस लेंगे। दो व्याख्या के लिए पंक्तियां दी गई हैं। ख है, सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। अब इस पंक्ति को हम लोग विस्तार से कैसे व्याख्या करेंगे, आइए देखते हैं। प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बालकृष्ण भट्ट रचित निबंध बातचीत से ली गई हैं। लेखक इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहता है कि बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है, वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला, अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। परंतु जब वह बड़ी संजीदगी से सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के मूक रहने के कारण उसको चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगते हैं। जब दो आदमी साथ बातचीत करते हैं तो दोनों अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। इस खुलेपन में किसी की शिकायत, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई होती है और इससे व्यक्ति का गुण दोष प्रकट हो जाता है। बेन जॉनसन इस संदर्भ में कहते हैं कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, उसकी पहचान सामने आती है। यहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत होती है। वहाँ बातचीत की अत्यंत आवश्यकता है, जहाँ कुछ मवाद, गंदगी या धुआं जमा रहता है। यह बातचीत के जरिए भाव बनकर बाहर निकल पड़ता है। कहने का आशय यह है कि मनुष्य के मन के अंदर बहुत सी परतें जमी रहती हैं, जिनमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी होती हैं, और यह बातचीत के दौरान हमारी जिह्वा से प्रकट हो जाता है। अतः बोलने से ही मनुष्य के गुण दोष की पहचान होती है। प्रश्न 6 यानी 6वां प्रश्न है, इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं? इसका उत्तर थोड़ा ही बड़ा होगा, लेकिन निबंध की सारी विशेषताएं इसमें समाहित हैं, निहित हैं, हम इसको समझ सकते हैं। इस निबंध यानी बातचीत के माध्यम से विद्वान निबंधकार ने बातचीत करने के लिए
ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति को अनमोल बताया है और कहा है कि मनुष्य इसी शक्ति के कारण पशुओं से अलग है, बढ़कर है। बातचीत के विभिन्न तरीके जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हृदय गोष्ठी आदि के बारे में बताया गया है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उत्तम तरीके से बातचीत करता हुआ उनका आनंद ले सकता है। इस निबंध में दो विदेशी निबंधकारों का, एडिसन एवं बेन जॉनसन का मत दिया गया है, जिसमें एडिसन ने यह कहा है कि जब तक मनुष्य बोलना नहीं बोलता उसके गुण दोष नहीं प्रकट होते। बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। निबंध में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने हृदय पर काबू रखकर बोलना या बातचीत करना चाहिए। यदि ऐसा हो तो वह सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। उसे कोई दुख विषाद नहीं झेलना पड़ेगा। बातचीत मनुष्य को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने का एक जरिया भी है। लोग यदि बातचीत के दौरान चुटीली बात कह दें तो लोग हंसने लगते हैं, जिससे प्रसन्न सुख भाव का बोध होता है। बातचीत मन बहलाव का माध्यम तो है ही, उत्तम बातचीत मनुष्य के व्यक्तित्व के विकसित करने का एक माध्यम भी है, जिसके कारण व्यक्ति लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हो जाता है। अगला अभ्यास हम लोग का है भाषा की बात। तो भाषा की बात का पहला प्रश्न है, राम रमोवल का क्या अर्थ है? इसका वाक्य में प्रयोग करें। उत्तर इस प्रकार से लिखिएगा छात्रों। राम रमोवल 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत कहलाती है। राम, श्याम, मोहन और सोहन रेलगाड़ी में राम रमोवल कर रहे थे। इस तरह से आप इसका वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम छांटें और बताएं कि वे सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। क, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। उत्तर है कोई जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ख, इसे कौन न स्वीकार करेगा। उत्तर है कौन जो शब्द है इसमें वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ग, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण मंडली में है। इसका उत्तर हो जाएगा कि इसकी जो है यहाँ पे वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। घ, वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। इसका उत्तर वह जो है वह प्रपंचात्मक, इसमें वह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अंग, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। उत्तर हम जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्द संज्ञा के किन भेदों के अंतर्गत आते हैं? धुआं है, आदमी है, त्रिकोण है, कान है, शेक्सपियर, देश, मीटिंग, पत्र, संसार, मुर्गा, मंदिर। संज्ञा के भेद आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। उसी में से संज्ञा के भेद के लिए बताने के लिए यहाँ शब्द दिए गए हैं। आइए हम छांट लेते हैं संज्ञा के भेद कौन से किस भेद में आते हैं। तो धुआं था पहला शब्द, यह भाववाचक संज्ञा है। आदमी जातिवाचक संज्ञा, त्रिकोण जातिवाचक संज्ञा, कान जातिवाचक संज्ञा, शेक्सपियर निश्चित व्यक्ति का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, देश जातिवाचक संज्ञा, मीटिंग समूहवाचक, पत्र भाववाचक, संसार जातिवाचक, मुर्गा जातिवाचक, मंदिर जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न 4, वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें। पहला है शक्ति। शक्ति है स्त्री, स्त्रीलिंग है। ईश्वर की शक्ति अपरंपार है। वाक्य प्रयोग करेंगे हम लोग इस प्रकार से कि उसका लिंग हमें पता लग जाएगा। तो शक्ति जो है स्त्रीलिंग है,
वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से होगा कि ईश्वर की शक्ति अपरंपार है। उद्देश्य, यह शब्द पुल्लिंग है। वाक्य इस प्रकार से है, आपका उद्देश्य महान होना चाहिए। बात स्त्रीलिंग है, हमें संजीदगी से बात करनी चाहिए। लत जो है स्त्रीलिंग है, इसको वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से करेंगे, उसे शराब की लत पड़ गई। नग जो है पुल्लिंग है, राम की अंगूठी में नग चमकता है। अनुभव, यह भी स्त्रीलिंग है, ईश्वर का अनुभव करो। प्रकाश पुल्लिंग है, सूर्य का प्रकाश बड़ा तीक्ष्ण था। रंग भी पुल्लिंग है, उसका रंग काला है। विवाह, यह भी पुल्लिंग है, राम सीता का विवाह हुआ। दांत, यह भी पुल्लिंग है, उसका दांत टूट गया। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण चुनें। क, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। हम दो संख्यावाचक विशेषण है। ख, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। उत्तर, इसकी सार्वजनिक विशेषण है। ग, सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। उत्तर, सुस्त, बोदा, दबी सब गुणवाचक विशेषण है। इस तरह से बातचीत का प्रश्न अभ्यास करके हम लोगों ने बातचीत पाठ खत्म कर दिया है। इस तरह से बातचीत का वीडियो सारा यही समाप्त होता है। मैं रविजा आप सबको धन्यवाद देती हूँ। आप इस वीडियो को देखिएगा और इससे लाभान्वित होइएगा, ये मेरा आग्रह है। धन्यवाद।